नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सबने लाल किले से प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को सुना होगा, उसके साथ जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुना होगा और आपने निष्कर्ष निकाला होगा। और आपका समर्थन किसकी ओर होगा, मैं वोट के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। देश की दृष्टि से देश के बारे में किसका क्या विज़न है और उस विज़न में से विपक्ष क्या निकाल रहा है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज के प्रधानमंत्री के भाषण पर चर्चा करने में दो अलग अलग पहलू होंगे। पहला पहलू यह है कि ऐसे अवसर कम होंगे जब प्रधानमंत्री के लाल किला के संबोधन पर और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों अनुपस्थित रहे हों। सोनिया गांधी जी अब विपक्ष की नेता नहीं है, नहीं आए, अलग बात है, लेकिन हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है सबके लिए कुर्सी लगी हुई थी, सबके नाम भी लिखे हुए थे। राजनीति आपको करनी है, अवश्य करिए, लेकिन क्या स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण का विपक्ष के द्वारा बाइकआउट करना ये किस गरिमा के तहत आता है? कैसी राजनीति की मर्यादा है? देश की कैसी मर्यादा है? इस समय भारत अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको दुनिया के सामने संपूर्ण भारत की एकता प्रदर्शित करनी है और उसमें अगर हमारे दोनों सदन के विपक्ष के नेता उपस्थित नहीं रहते हैं और उसके लिए कांग्रेस को कोई अफसोस भी नहीं है, समस्या भी नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि राहुल जी और के विरुद्ध कौन बोल सकता है। तो ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दुर्भाग्यपूर्ण शब्द छोटा ही है, क्योंकि ये कोई कारण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हम लाल किले के भाषण का हम बहिष्कार करें। आप उसकी भाषण की आलोचना कर सकते थे, जो आपको ठीक नहीं लगा उस पर वक्तव्य दे सकते थे। दूसरा कि आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रधानमंत्री, भारत की छोड़िए, जितना मैं दुनिया के स्तर पर भी देखा हूँ, कभी भी एक प्रधानमंत्री को अपने देश के लिए इतने व्यापक विजन के साथ एक एक क्षेत्र के बारे में और पहले की योजनाओं के बारे में बताना और आगे की पूरी रूपरेखा रखना, आवश्यकता पड़ने पर उसमें मिशन की घोषणा करना, टास्क फोर्स बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, अनेक कार्यक्रमों की घोषणा करना, ये अद्भुत था। ये इसमें आप देखेंगे तो कृषि से लेकर आपकी टेक्नोलॉजी, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए जो ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए उसमें, उसी तरह से जो हमारे सोशल मीडिया पूरा उसकी दृष्टि से, सेमीकंडक्टर की दृष्टि से, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों, उद्यमियों, नए स्टार्टअप करने वालों को, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, इन सब के लिए एक कैसे संपूर्ण मिलकर के हम इस देश को आत्मनिर्भर बना के और 2047 तक केवल भारत को दुनिया की प्रथम शक्ति ही नहीं बनाना है, उस समय तक भारत आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न हो ही, साथ ही साथ जो तकनीक की दुनिया है उसमें भी श्रेष्ठतम आधार पर खड़ा हो, जो रक्षा है वो हमारा इतना उन्नत हो कि दुनिया हमसे रक्षा में सहयोग ले, आंतरिक सुरक्षा हमारा इतना सशक्त हो कि लोग निर्भीक रहें, हमारा कृषि ऐसा हो कि दुनिया हमारे जो एग्रो प्रोडक्ट हैं वो खरीदे और उसमें हमको खर्च कम आए और उसमें भी आधुनिक तकनीक और जो फर्टिलाइज़र पर उन्होंने कहा है उसका वो करे। जो एनर्जी का क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी, जो पूरा ऊर्जा का क्षेत्र है, वो चाहे इस समय तेल हो, गैस हो, उसमें उन्होंने बात की न्यूक्लियर एनर्जी, उन सब में हम
आत्मनिर्भर बने, बल्कि दुनिया को हम अपनी ऊर्जा बेच सके, दे सके, गरीब देशों को कठिन सहयोग कर सके। औषधि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी इतनी ऐसी हैसियत हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कि हम दुनिया के कल्याण में अपनी औषधि दवाइयों और अपने मेडिकल विकास का प्रयोग कर सके। और साथ ही साथ जो हमारी विरासत है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, हमारी जो भाषाओं की विविधता है, उन सब को संरक्षित करते हुए और फिर एक भारत को समग्र सभ्यतागत दृष्टि से समुन्नत, सांस्कृतिक दृष्टि से समुन्नत और जो कहते हैं कि सर्वांग संपूर्ण एक शक्ति के रूप में दुनिया में खड़ा करना और यहाँ के लोगों के अंदर अपनी राष्ट्रीय चेतना के साथ वैश्विक चेतना देना, ये आज का पूरा ये जो भाषण था वो इस पूरे एक रूपरेखा पर थी। अगर 1 घंटे 45-46 मिनट का उनका उद्बोधन था, उस उद्बोधन में आज भाषण नहीं था, जो कुछ था वो देश के लिए रूपरेखा थी। अगर इस पर काम हुआ जैसे कि संभावना है, जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स इस समय और उसकी दुनिया ये मानने लगी है, तो क्रिटिकल मिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अगर उसके लिए मिशन शुरू हो रहा है और पहले से उस पर काम हो रहा है, उसी प्रकार से डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए अगर वो मिशन शुरू हुआ है कि वहाँ से हम पूरा समुद्र के अंदर क्या क्या है, केवल तेल और गैस तो है ही है, और 1200 स्थानों पर बताए इसके काम चल रहे हैं और कर रहे हैं। न्यूक्लियर के क्षेत्र में अगर उन्होंने कहा है कि आज से 10 गुना हम तब पैदा करेंगे और उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया है और बताया कि कैसे जिस समय हमने शुरू किया था कहाँ तक पहुँचे और 50% कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे और हमने 2030 तक सोचा था, 2025 तक हमने उसको पा भी लिया है। तो ये सब भारत की दृष्टि से आज दुनिया सुन रही होगी। हो सकता है दुनिया के दूसरे देश भी इसको अपनाने के लिए आगे आए कि हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन आज के जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनमें था कि एक सुदर्शन चक्र की घोषणा, ये मैं समझता हूँ दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सुदर्शन चक्र की कल्पना आई थी। दरअसल प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। अगर हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, कोई हमारे विरुद्ध कदम उठाता है, तो उस पर हम उसको प्रतिक्रिया देने की बजाय, उसको छोटा दिखाने के बजाय हम अपनी लकीर को बड़ा करें और हम स्वयं उस स्थिति में बने। और उसके लिए उन्होंने कहा कि लोकल पर वोकल का जो मैंने नारा दिया है वो स्थानीय अपने चीज़ों का उपयोग करना, स्वदेशी चीज़ों को खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के संसाधनों और देश के ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की प्रेरणा जगे। जैसे उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ और लोगों ने अपनी जान खपाई तो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से अगर हम अपनी जान खपाते हैं तो हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। क्यों आत्मनिर्भर नहीं बन, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हम रक्षा क्षेत्र में इतने आत्मनिर्भर नहीं होते तो क्या हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन देश के विरुद्ध जहां से आतंकवादी हमले हुए थे वहां कार्रवाई कर पाते? हम ये चिंता करते रहते कि फलाना उपकरण कौन देगा, फलाना कौन देगा, मिसाइल में ये चीज़ें चाहिए कौन देगा। जब हमारे पास क्षमता थी, हमने स्वदेशी निर्मित बनाए थे, बाकी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किए थे, तो जब क्षमता थी तभी तो हम कर पाए हैं। तो उस क्षमता को आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा कि ये आर्थिक स्वार्थ दुनिया के प्रबल हो रहे हैं और इस समय दुनिया की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। इसमें हम किसी देश से कल्पना कर सकते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा होगा तो उससे फिर हम कठिन समय में हमारे लिए विपत्ति खड़ी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने हर क्षेत्र में मिशन मोड किया है। तो ये जो सुरक्षा चक्र है, अब जिस ढंग से इस समय युद्ध हो रहे हैं, तो आपको अब पहले की तरह नियम तो युद्ध के हैं कि आप नागरिक ठिकानों पर, धार्मिक स्थलों पर आप हमले नहीं करेंगे। यानी स्कूल है, अस्पताल है, जो बाल गृह है, जो नारी निकेतन होते हैं, जो ओल्ड एज होम है, ऐसे स्थानों पर जो सेवा के केंद्र हैं, जो मंदिर हैं, जो भी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उन सब पर हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन आज हो रहा है, चाहे यूक्रेन में हो या दूसरे युद्धों में हो रहा है। तो अब हमारे पर कोई कर दे
तो उन्होंने कहा है कि अगले 10 वर्षों में 2035 तक हम उन सब को सुरक्षित करेंगे। उन्होंने सबका आह्वान किया है कि इस पर R&D हो और आगे आने वाले वारफेयर की युद्ध में क्या हो सकता है इतने सालों बाद, वर्षों बाद, उसके हिसाब से हम एक सुरक्षा कवच बनाए। अब जैसे ईरान ने आयरन डोम की कल्पना की और आयरन डोम उसने बनाया, कहा जाता है उसने अपने नागरिक ठिकानों को सुरक्षित किया। हालांकि इस बार के युद्ध में उसको थोड़ा कमजोर हुआ है, हालांकि तब भी वो बहुत है। अमेरिका बहुत दिनों से गोल्डन डोम की बात कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पाया। भारत जैसा देश, विविधताओं का देश, इतने विविध रूप इसके हैं अपने अंदर में, उसमें ये कल्पना करना और 10 साल के मिशन मोड में पूरा हो गया। आप सोचिए क्या अद्भुत स्थिति हो गई। एक एक भारतवासी और उसमें आत्मविश्वास के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होकर के जिएगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि समृद्धि चाहिए, लेकिन अगर सुरक्षा नहीं हो तो समृद्धि किसी काम की नहीं होती है। इसलिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उसी सुरक्षा की दृष्टि से आज अनेक घोषणाएं हुई हैं, जिनमें एक घोषणा था डेमोग्राफी मिशन का, टास्क फोर्स का। उनको एक निश्चित समय सीमा में उन्होंने कहा कि ये जो घुसपैठिए हैं, जो डेमोग्राफी योजनाबद्ध तरीके से बदल रहे हैं, वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम आप जानते हैं कितना बड़ा खतरा है और उस डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे समस्याएं आ रही हैं जगह जगह। तो इसको हमको सफल नहीं होने देना है दुनिया में। ये जो शत्रु दुश्मन देशों की योजनाएं हैं उसको सफल नहीं होने देना है और उसके लिए टास्क फोर्स की बात हुई है कि वो टास्क फोर्स निश्चित समय सीमा में इस पर कार्रवाई करेगा। वो केवल सुझाव नहीं देगा, उसको कार्रवाई का भी अधिकार होगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है और इस पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। अब उसी ढंग से जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक संगठन जो 100 वर्ष, इसका शताब्दी वर्ष आ गया है, जो 100 वर्ष का हो गया है, 100 वर्षों तक इस संगठन ने बैन झेले हैं, आलोचनाएं झेली हैं, विरोध झेला है, लेकिन देश और दुनिया में ऐसे हिंदू समाज के अंदर हजारों लोगों को अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई और नौकरियों को त्याग कर पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद देश के लिए संपूर्ण जीवन लगा देने को प्रेरित किया है। हजारों की संख्या में प्रचारक निकले हैं और जो प्रचारक नहीं है वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ प्राप्ति की इच्छा के, राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित होकर काम करने वाले ऐसे अप्रतिम अनुशासन और संगठन की शक्ति का विस्तार करते हुए काम करने वाला दुनिया का, उन्होंने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। एनजीओ दुनिया समझती है उस भाषा का, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा, तो उसकी भी आलोचना हो रही है। पर आप देखिए विपक्ष की आलोचना जो है ये डेमोग्राफी पर है, विपक्ष की आलोचना आरएसएस पर है, विपक्ष की आलोचना, लेकिन आज शायद राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी होते तो देश में अगर महिलाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो रही थी कि बताया कि हमने जो है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई थी और 2 करोड़ हमने बना लिया है और आगे बनाएंगे, और आज महिलाओं के आत्मनिर्भरता में जब उनके मतलब उनको अंदर इंटरप्रेन्योरशिप बनाना है, तो आज जो है ड्रोन दीदी के नाम से और देश में जो है महिलाएं खड़ी हो गई हैं, जिनको पायलट भी लोग कहते हैं, और आज ड्रोन जो है हम निर्यात भी कर रहे हैं महिलाओं के बनाए हुए। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। वो बताना चाह रहे थे कि हमारे अंदर सामर्थ्य और क्षमता है, केवल उनको अवसर देने की बात है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम युवाओं से, उद्यमियों से, वैज्ञानिकों से, जो कुछ भी जिस क्षेत्र में है, बोले कि आप सब आगे आइए और देश को मिशन मोड में, देश के को आगे बढ़ाने के लिए, इसको महाशक्ति बनाने के लिए, इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, दुनिया के लिए एक आदर्श देश बनाने के लिए, कि हम दुनिया के कल्याण के भी काम कर सकें। उसके लिए सब जिस आपको जो चाहते हैं वो बताइए, हम उसके अनुसार नीति बनाएंगे, उसके अनुसार आपको जो है सुविधा देंगे, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। और युवाओं के लिए उन्होंने आज विकसित भारत रोजगार योजना की भी घोषणा की है, जिसमें उसके लिए 1 लाख करोड़ की राशि घोषित की है। तो आप पूरा इसमें टेक्नोलॉजी पर पूरी बात की कि जो देश टेक्नोलॉजी में समर्थ नहीं है वो देश आगे नहीं बढ़ता है। तो टेक्नोलॉजी में हमको कहाँ कहाँ क्या करना है, उसके लिए घोषणाएं होगी। जैसा मैंने कहा, हर क्षेत्र की इसमें बात आई है
और मैं समझता हूं कि आज का प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, इस संबोधन के आधार पर देश में काम होना शुरू हो गया है। कई चीज़ों के बारे में जानकारी आई है कि वो सब शुरू हो चुके हैं पहले से, कुछ शुरुआत की गई है, कुछ होने वाली है, कुछ 1 अगस्त से बताया गया है कि शुरुआत हुई है, कुछ अब होने वाली है। और लेकिन उन्होंने जो आह्वान किया कि पूरा देश खड़ा हो, आप जाति, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठ के खड़े होइए और मिल के काम करिए। और उन्होंने अंत में एक कविता पढ़ी है, परिश्रम में जो तप है उसने ही तो इतिहास रचा है, परिश्रम में जो तप है उसने ही तो इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, और समय को मोड़ देने का यही समय है, सही समय है। और हम सब विकसित भारत के लिए और अपने आप को खपा देंगे और 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।